डेट है आज 6 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है स्वामी फंड। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। स्वामी फंड रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने 20,557 होम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके ज़रिए देखो ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था जो रुके हुए थे स्वामी फंड से। स्वामी फंड 2019 में बनाया गया था। स्वामी की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। देखो सिर्फ इतना याद रखना है, स्वामी फंड किस लिए बनाया गया था। ऐसे प्रोजेक्ट जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थे, जैसे किसी के लिए घर बनाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट, लेकिन वो बीच में ही रुक गए। मान लो कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था, लोगों के लिए घर बना रहा था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश, वो रुक गए, स्टॉल्ड हो गए, रुके हुए हैं या स्टेट्स हैं, रुके हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए। तो ऐसे प्रोजेक्ट को जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं इनको कंप्लीट करने के लिए ये फंड बनाया गया और इस फंड में से पैसा दिया जाता है, मनी दी जाती है इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। कौन स्पॉन्सर्ड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसने मैनेज किया इस फंड को? मैनेज करती है इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। स्पॉन्सर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। मैनेज यानी कि प्रबंधन कौन करता है? एसबीआई बैंक है जो, उसकी ग्रुप कंपनी है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड। जो ये फंड है ये कैटेगरी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी 2 टाइप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो रजिस्टर है सेबी के अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 1992 में इसके बारे में एक्ट बनाया गया जिसके थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी, सांविधिक संस्था। तो कैटेगरी 2 टाइप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेनली आपको इसमें ये याद रखना है क्योंकि ये जो फंड है स्वामी फंड, ऐसे प्रोजेक्ट को ये मनी प्रोवाइड करता है जो रुके हुए हैं, यानी कि उनके लिए एक तरह से आखिरी सांस की तरह काम करता है। यानी कि एक तरह आखिरी उम्मीद की तरह, सिर्फ आखिरी उम्मीद है कि अब स्वामी फंड से पैसा मिल जाए तो इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। किसको? स्वामी फंड को। स्वामी फंड को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट है? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? देखो कोई भी फंड जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया है, कोई भी फंड जो इंडिया में बनाया गया है और उसमें पैसा कहाँ से आता है? प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट आती है। कोई भी प्राइवेट पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में, और जो इस फंड में पैसा मनी इकट्ठा होता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट आती है इसमें। ये फंड कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे इंडिया से आदमी हो या फॉरेनर हो, कोई भी इंडियन या फॉरेनर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और फिर इस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है आगे किसी कंपनी में, और जो इससे प्रॉफिट होता है फिर उस इन्वेस्टर को दिया जाता है जो इसमें मनी डाली हुई है, इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? इसमें पैसा कोई गवर्नमेंट जमा नहीं करती, सारा का सारा पैसा प्राइवेट लोगों से आता है, प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट इसमें आती है। इतना याद रखना है बस। नेक्स्ट टॉपिक है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी है मेंस में। देखो हॉलमार्क आप जानते हो क्या होता है? जैसे कोई भी आर्टिकल है, कोई गुड्स है, चीज़ है, वस्तु है, उस पे ना BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अपना एक हॉलमार्क लगाती है ताकि उसकी पहचान हो सके, हाँ ये आर्टिकल है वो सही है, प्योर है। इसी तरह से हॉलमार्क ये जारी किया गया है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, जो सोने के बने हुए आभूषण होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, उसके लिए। अब इसमें कुछ चेंजेस किए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने रिसेंटली। इसमें कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य। देखो अभी भी होता है, लेकिन जो अभी यूज होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वो 4 नंबर का होता है मेनली। अब ये 6 नंबर का हो जाएगा। अभी देखो कंपलसरी नहीं है 6 नंबर का, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि अगले महीने से
6 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड ये मैंडेटरी हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है इसमें नंबर भी होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 से कोई नंबर, और लेटर भी होंगे। तो ये जो है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये हर एक पीस पे लगाया जाएगा। कोई भी ज्वेलरी हो, चाहे हार हो, कंगन हो, कुछ भी हो, हर एक पीस पे ये लगाना मैंडेटरी होगा। और ये स्टैम्प मैनुअली लगाई जाएगी। जब भी ज्वेलरी को बनाया जाएगा उस पर हॉल मार्किंग सेंटर बने हुए होंगे गवर्नमेंट के। BIS है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। वैसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, BIS के बारे में। अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूस देखते हो लेक्चर तो आपको पता ही होगा। तो BIS के ये हॉल मार्किंग सेंटर बने होंगे, उन पे जाके उसको ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा हर एक ज्वेलरी के लिए। प्रेजेंटली क्या यूज होता है, देखो 4 डिजिट का अभी ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज होता है ज्वेलरी पे अभी, और 4 भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। लेकिन अभी 6 डिजिट का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से केवल और केवल 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होगा। अब सिंबल क्या क्या यूज होंगे, एक तो BIS का हॉलमार्क, और 3 सिंबल BIS के लोगो, प्योरिटी के लिए एक फाइनेंस ग्रेड होगा, और एक 6 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सोने के कंगन बने हुए हैं, ये BIS का हॉलमार्क। गोल्ड की प्योरिटी क्या है, देखो 20 कैरेट का गोल्ड है ये, 916, इसका वेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और ये 6 डिजिट का, देखो ये AA लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो 1 2 AB 2 5 ऐसे कुछ लिखा होगा अल्फा न्यूमेरिक। तो ये हो गए नंबर और ये हो गए अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से 6 डिजिट का ये नंबर होगा, यूनिक नंबर, ये जो 1 अप्रैल से मैंडेटरी हो जाएगा। और ये BIS का हॉलमार्क, और ये प्योरिटी के लिए यहाँ पे लिखा होगा। तो ये जो हॉल मार्किंग है, ये BIS की एक केयर ऐप होगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ये एप्लीकेशन, BIS केयर ऐप। वहाँ पे जाके ये अगर ये नंबर डालोगे किसी भी ज्वेलरी पे अगर लिखा हुआ है, तो उस नंबर से पता लग जाएगा कि हाँ ये BIS द्वारा अप्रूवल है और ये सोना शुद्ध है, और इसे आप पता लगा सकते हो कि सोने की क्वालिटी के बारे में। तो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। BIS एक्ट 2016 बनाया गया था, देखो पहले से बनी हुई है, लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट किया 2016 में। तो BIS एक्ट 2016 के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है ये हमारे इंडिया के लिए, और स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट बना के बनाई गई है, कानून बना के, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है, टारगेट यही है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाना है गुड्स और आर्टिकल के लिए, ताकि उनकी क्वालिटी को अश्योर किया जा सके कि हाँ अच्छी बेहतर क्वालिटी के ये गुड्स आर्टिकल हैं हमारे इंडिया में। किसके अंदर काम करती है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मंत्रालय आपको जरूर याद रखना है, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। जो BIS है इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करती है इंडिया को BIS। और एक है IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इसमें भी BIS इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है केरमाडेक आइलैंड, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये केरमाडेक आइलैंड कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको याद करनी है बस। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इस आइलैंड पे। ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के पास है। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो वर्ल्ड मैप आप, यहाँ पे ये है न्यूजीलैंड और ये सॉरी यहाँ पे है न्यूजीलैंड और यहाँ पे इधर ऑकलैंड है। और देखो ये तो 2D मैप दिखाई दे रहा है ना आपको, 2D मैप। अगर इसी को मिला देंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट मिल जाएगा इधर, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो यहाँ ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये वाले यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ये बना हुआ है केरमाडेक आइलैंड। ये वॉल्केनिक आइलैंड है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से ये बना था आइलैंड। ज्वालामुखी फटा था, अंदर से निकली थी आग वगैरह जो निकलती है ज्वालामुखी में, आप जानते हो वॉल्केनिक क्या होते हैं। तो वॉल्केनिक आइलैंड ग्रुप है ये, जो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है ऑकलैंड और न्यूजीलैंड के। ये जो आइलैंड है किस तरह से बना था, 2 प्लेट हैं, एक पैसिफिक प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो पैसिफिक प्लेट है ये नीचे डूब गई, क्योंकि पैसिफिक प्लेट है जो थोड़ी हैवियर प्लेट है, भारी प्लेट है।
और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ी लाइटर है इसके रिलेटिवली पैसिफिक प्लेट से। तो देखो ये डूब गई अंदर इसके, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट तो आप जानते हो क्या है, देखो जो प्लेट होती है अर्थ की, अर्थ को ना ज्योग्राफर ने प्लेट में बांटा हुआ है, मेजर और माइनर प्लेट। तो आप मेजर माइनर प्लेट क्या है उनको आप देख सकते हो डिटेल में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी कंटिन्यूसली लेक्चर देखता है और सीरियस स्टूडेंट है उसको पता ही चल गया होगा, क्योंकि देखो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, उन पे जो लेक्चर देखते हो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है और उन पे क्या डिफरेंस है, खुद जान गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि देखो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे, उनमें जितने भी लेक्चर बने हुए हैं वो आप ज़रूर देखो और उनके खुद के नोट्स बनाओ, वो आपका बेस क्लियर कर देंगे। और उनसे देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत आते हैं हर साल, अगर आप 10 साल बाद भी दोगे पेपर तब भी आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये आप ज़रूर देखें, और प्लेट के बारे में भी लेक्चर बना हुआ है वहाँ पे देखें। तो देखो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ी लाइटर है और इधर से पैसिफिक प्लेट इसके नीचे डूब जाती है, सबडक्ट कर जाती है क्योंकि ये हैवियर है। यहाँ पे देखो ये पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे ये सबडक्ट कर जाती है ये पैसिफिक प्लेट, इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक आता है। ये सब डिटेल में उस प्लेट के लेक्चर में समझाया गया, वहाँ पे आप देखना। तो इस तरह से ये बना है कर्माडेक वॉल्केनिक आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे और भी छोटे छोटे टिनी इमरजेंट पार्ट बने हुए हैं, चेन बनी हुई है एक वॉल्केनो की, वॉल्केनो निकलते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबमरीन वॉल्केनो निकलते हैं बहुत सारे। सबमरीन वॉल्केनो क्या होते हैं, देखो जैसे समुद्र है, ये वाटर लेवल यहाँ पे है पानी का, अब नीचे से वॉल्केनो निकला अर्थ के और ये बाहर निकल गया, तो ये तो नॉर्मल वॉल्केनो है, यहाँ पे बन गई, मान लो एक जगह बन गई यहाँ पे, और ये अर्थ बन गई, मान लो यहाँ पे सरफेस बन गया और इधर इधर पानी भरा हुआ है इसके चारों ओर, तो ये आइलैंड बन गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पानी का लेवल ये है, यहाँ पे ये पानी का लेवल है और यहाँ से नीचे से वॉल्केनो आ रहा है, लेकिन ये पानी के सरफेस तक पहुँचा ही नहीं, नीचे ही रह गया यहाँ पे थोड़ा, तो इसे बोलते हैं सबमरीन वॉल्केनो, क्योंकि नीचे रहेगा पानी के नीचे। तो ये सबमरीन वॉल्केनो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन ट्रेवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने ये अभी लागू करना था सिस्टम, लेकिन ये अभी पोस्टपोन कर दिया 2024 तक, कि इस सिस्टम को 2024 में लागू किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन तो आप जानते हो क्या है। यूरोपियन यूनियन, देखो मैं इस मैप को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ये जो बना हुआ है तब समझाता हूँ। ये देखो आप मैप देख रहे हो, ये यूरोप है, इधर यूरोप की 27 कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज इसके ग्रुप हैं। तब ये बनाया गया था 1993 में, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी यूरोपियन यूनियन। तो उस टाइम पे 27 मेंबर नहीं थे, लेकिन अब इसके 27 मेंबर हैं यूरोपियन मेंबर। तो इनका एक ग्रुप है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये एक दूसरी कंट्री में घूमने फिरने जाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ना इनका टैक्स वगैरह लगता है, ना इनको वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है आपस में, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री हैं। तो इस तरह से इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने ये सिस्टम लागू करना चाहा था, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया। तो क्या है ये देखो, ये है कि यूरोपियन यूनियन है और इसका जो सेंजन एरिया है, यूरोपियन यूनियन का एक एरिया डिफाइन किया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है सेंजन एरिया। इसमें यूरोपियन यूनियन के अलावा और भी कंट्रीज आती हैं, और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो कंट्री भी नहीं आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं जानेंगे अभी हम, बस इतना जान लो कि जो ये सिस्टम है, इटियास सिस्टम, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम, ये लागू करना था यूरोपियन यूनियन और सेंजन एरिया में। यानी कि अगर कोई इस एरिया में आता, सेंजन एरिया में आता दूसरी कंट्री से, मान लो इंडिया से कोई जाता, तो उसे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। तो ये कुछ कंट्रीज को परमिशन दी जाएगी कि उस कंट्री के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो बिना वीज़ा के इस सेंजन एरिया में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये सिस्टम है इतिहास। तो ये कोई वीज़ा नहीं है, बल्कि क्या है, वीज़ा वेवर सिस्टम है, यानी कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेवर का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप करना। तो वीज़ा वेवर सिस्टम है ये।
ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा जो अलाउ करेगा विजिटर को कि शेंजन जोन में उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कंट्री में आ सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। और इनको ऑनलाइन ही उनका रिकॉर्ड ट्रैक किया जाएगा, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होगी विजिटर की, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके सेफली कि कौन सी कंट्री में शेंजन एरियाज़ में। जो इटियास सिस्टम है इसमें डिटेल सिक्योरिटी चेक होगी हर एक एप्लीकेंट की, और शेंजन एरिया में जब वो इंटर करेंगे उन्हें अलाउ किया जाएगा बिना किसी वीज़ा के। तो बिजनेस और टूरिस्ट हैं वो भी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं कोई भी पीपल अगर आता है इसमें, और मेडिकल पर्पज़ के लिए, ट्रांजिट रीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो कोई इलाज करने के लिए जाता है इस शेंजन जोन में, तब भी कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी होगा, वीज़ा फ्री होगा ये हर एक कंट्री के लिए जिसको ये अलाउ करेगा यूरोपियन यूनियन इस एरिया में। तो ये शेंजन एरिया कहाँ है, क्या है जिसमें ईटीएस सिस्टम लागू होगा, उसे जान लेते हैं। देखो शेंजन एरिया में 27 यूरोपियन नेशन तो आते ही हैं। इन्होंने आपस में बॉर्डर कंट्रोल अबॉलिश कर दिया, यानी कि एक दूसरी कंट्री में आप आराम से जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के ये। लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसे कंट्री भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन अभी उन्होंने केवल साइन किया है। जैसे बुल्गारिया, रोमानिया यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने साइन कर दिया है इस शेंजन एग्रीमेंट पे, लेकिन अभी एक्टिव मेंबर नहीं है इस शेंजन एग्रीमेंट के। तो अभी कोई भी बुल्गारिया, रोमानिया में बिना वीज़ा के नहीं जा सकेगा अगर ईटीएस सिस्टम को लागू कर भी दिया तो। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं, जैसे देखो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, आइलैंड भी बोलते हैं इसे, या आइसलैंड बोल सकते हो, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, लेकिन शेंजन एरिया के ये मेंबर हैं। शेंजन एग्रीमेंट है उसको साइन किया हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि सारे या ऐसे कह देगा ओनली यूरोपियन यूनियन मेंबर इज़ द पार्ट ऑफ शेंजन एग्रीमेंट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है कंट्री वो भी इसके पार्ट हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। या कह देगा कि ऑल द यूरोपियन यूनियन मेंबर आर पार्ट ऑफ शेंजन एग्रीमेंट, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि बुल्गारिया, रोमानिया अभी एक्टिव मेंबर नहीं है इसके। तो इस तरह से स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन नासा का मिशन है। नासा आप जानते हो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, जो स्पेस में, आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजती है और स्पेस रिसर्च करती रहती है। तो नासा ने एक मिशन भेजा था ये 2021 में, 2021 में। ये जो देख रहे हो आप, इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो देख रहे हो ये मिशन भेजा था। ये एस्ट्रॉयड है, एक एस्ट्रॉयड पे भेजा था। ये एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने का मिशन था। ये डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? देखो ये क्या था, ये अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। मान लो ये अर्थ की तरफ आ रहा है, तो इसको अर्थ की तरफ ये अर्थ से ना टकरा जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसलिए इसको दूर डिफ्लेक्ट करना था इस मिशन के जरिए, डार्ट मिशन के जरिए। तो इस तरह का पहला मिशन था पूरे वर्ल्ड में कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है आसमान में घूम रही जितनी भी रॉकी बॉडी होती हैं, जैसे प्लानेट, अर्थ, मून हो गए, सैटेलाइट, या जुपिटर, कोई भी ग्रह या कोई भी रॉकी बॉडी, सबको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, आसमान में, स्पेस में जो घूम रही होती हैं। तो ये पहला मिशन था ऐसा अपने तरीके का कि जिसने स्पेस में किसी सेलेस्टियल बॉडी को डिफ्लेक्ट किया हो, उसकी जो दिशा है वो मोड़ी हो, डायरेक्शन मोड़ी हो। तो इस तरह से ये डार्ट मिशन अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो रिलीज की गई है। अभी साइंटिस्ट ने इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी डार्ट मिशन में? काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक क्या है और कहाँ पे यूज की गई। नासा ने डार्ट मिशन में यूज किया। ये क्या है? सिंपलेस्ट, इसमें क्या है, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हिट करना होता है, मारना होता है, ताकि उसकी दिशा, डायरेक्शन को चेंज की जा सके, डिफ्लेक्ट किया जा सके। उसी को बोलते हैं काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। तो डार्ट ने पहली बार ये काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक यूज की एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्शन करने के लिए। ये जो टारगेट ये था 160 मीटर का एक एस्ट्रॉयड था जिसका नाम है डिमोरफोस। डिमोरफोस देखो, डिडीमोस का ये मून भी कहा जाता है, क्योंकि देखो डिडीमोस भी एक एस्ट्रॉयड है और डिमोरफोस भी एस्ट्रॉयड है। लेकिन जो डिडीमोस है, ये डिडीमोस है, मान लो ये डिडीमोस है, डिडीमोस, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये डिमोरफोस।
जैसे मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ का ये मून हो गया चंद्रमा मून। इसी तरह से क्योंकि डिडीमॉस का चारों ओर चक्कर लगा रहा है डिमॉर्फोस, इसलिए डिडीमॉस का मून चंद्रमा बोलते हैं डिमॉर्फोस को। डिमॉर्फोस किसका चंद्रमा है? डिडीमॉस का, क्योंकि डिडीमॉस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये डार्ट मिशन नवंबर 2021 में लॉन्च किया, ये सितंबर 2022 में पहुंच गया था और इसमें एस्टेरॉइड के ऑर्बिट को चेंज किया था, अल्टर किया था इस डार्ट मिशन ने। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का स्पेस में मोशन चेंज की हो किसी। नेक्स्ट टॉपिक है धरा इनिशिएटिव। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये मेनली, और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये देखो धरा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है। पहली बात ये याद रखनी है, संस्कृति मंत्रालय का। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चलाया जा रहा है उसी के अंडर इसने धरा इनिशिएटिव ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। धरा इनिशिएटिव का मेन काम क्या है, मकसद क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टारगेट, वो आपको याद रखना है। और कौन से मंत्रालय का? ये मंत्रालय तो हमने पढ़ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरा क्या काम है? जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसको प्रमोट करना है। भारत का जो नॉलेज सिस्टम का है इसको प्रमोट करना है और लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। नॉलेज सिस्टम में क्या क्या आएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम में? इसमें देखो इंडिया की सिविलाइजेशन सभ्यता हो सकती है, या फिर इसमें कोई और नॉलेज हो सकती है इंडिया की पर्टिकुलर। और इंडियन नॉलेज सिस्टम एक डिवीजन भी बनाया है, कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंदर एक डिवीजन बनाया है, ये समझ लो डिपार्टमेंट, जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, जो AICT का ऑफिस बना हुआ है। AICT क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो भी होती हैं, जैसे मान लो मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन से जैसे MBBS करते हैं जो लोग, या IIT से BTech वगैरह करते हैं, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका जो ऑफिस है वहीं पे लोकेटेड है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है डिवीजन ये। तो ये इस धरा इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन। तो इसकी कॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं इसमें धरा इनिशिएटिव में, मैथमेटिक्स के लिए, इंडियन नेशनल कैलेंडर के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। तो जो भी ये इंडियन रिलेटेड नॉलेज है इसको प्रमोट किया जाता है। आगे भी इसमें कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, प्लानिंग की गई, जैसे मेटालर्जिकल पे की जाएगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग की जाएगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज डिस्कस की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। या एंशियंट इकोनॉमिक थॉट्स हैं जो इंडिया की, या इंडिया की ट्रेडिशन है, रीति रिवाज हैं, वो अवेयर की जाएंगी लोगों को इनके बारे में। इस तरह की नॉलेज दी जाती है लोगों को और अवेयर किया जाता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है समर्थ स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। समर्थ स्कीम में और स्किल दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा लोगों को, इंडस्ट्री को पार्टनर बनाया जाएगा। ये प्लान किया है गवर्नमेंट ने, इसलिए न्यूज में है समर्थ स्कीम। किसके लिए समर्थ स्कीम? टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल प्रोवाइड की जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर क्या होते हैं? कपड़ा उद्योग, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों को, लेबर को स्किल दी जाती है, दक्षता, ताकि वो फैक्ट्रीज़ में काम कर सके, उन्हें काम मिल सके। तो समर्थ स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो डिमांड ड्रिवन स्कीम है इसमें स्किलिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाता है, और इस इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। मार्च 2024 तक स्किल प्रोवाइड की जाएगी इसमें। और इसमें टेक्सटाइल सेक्टर के साथ साथ स्पिनिंग, वीविंग, जो बुनकर होते हैं उनकी स्किल भी दी जाएगी इसमें। और लोगों को दोबारा से भी अप स्किल की जाएगा, रीस्किल। ऑलरेडी जो अपैरल इंडस्ट्री में, गारमेंट सेगमेंट्स में जो काम करते हैं, कपड़ा उद्योग या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनमें जो स्किल है उनको और ज़्यादा स्किल प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ अगर उनको कोई स्किल नहीं है तो दोबारा से रीस्किल किया जाएगा और स्किल दी जाएगी। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी स्किल दी जाएगी, जैसे हैंडलूम सेक्टर के लिए हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम सेक्टर बोलते हैं। सिल्क के लिए, जूट के लिए स्किल प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ओपेरोडोन मोन्टानस। देखो यूपीएससी में प्रीलिम्स में कई बार, लगभग साल में हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कुछ अजीबोगरीब टर्म दे देता है और पूछ लेता है ये है क्या। तो आपको ये याद रखना है ये ओपेरोडोन मोन्टानस क्या चीज़ है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंढक है, फ्रॉग जो देख रहे हो आप इमेज में, फ्रॉग है, फ्रॉग की प्रजाति, मेंढक की प्रजाति।
अभी इसको दोबारा रीडिस्कवर किया है, पहले भी इसको डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन अभी जूलॉजिस्ट ने दोबारा डिस्कवर किया है इसको। कहाँ पे मिला है? वेस्टर्न घाट में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, जो वेस्टर्न घाट बने हुए हमारे इंडिया के, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, यहाँ पे मिला है ये। और इसको देखो ओपेरोडोन माउंटेन्स के नाम से तो जानते ही हैं, एक जैरडोन नैरो माउथ फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट फ्लैट। ये साल्ट फ्लैट क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। साल्ट फ्लैट एक एरिया ही है, एरिया ऐसा एरिया जो साल्ट से, नमक से ढका हुआ है, जो उसकी मिट्टी है उसमें थोड़ा ज्यादा नमक मिला हुआ है, इसलिए उसको साल्ट फ्लैट बोल देते हैं। फ्लैट इसलिए क्योंकि प्लेन एरिया है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है ऐसा एरिया, प्लेन एरिया, फ्लैट है बिल्कुल, जैसे मैदानी इलाके होते हैं फ्लैट, तो साल्ट फ्लैट। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि ऐसा पाया गया कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में साल्ट फ्लैट पाए जाते हैं उनका पैटर्न लगभग सिमिलर है, एक सा है। ये क्या है? एक पेंटागन या हेक्सागन की तरह ये एक वो आकृति, फिगर बना लेते हैं। पेंटागन हेक्सागन तो जानते हो आप, जैसे देखो इस तरह का, जिसके 5 साइड है उसे पेंटागन बोलेंगे, 1 2 3 4 5। अगर जिसकी 6 साइड है उसे हेक्सागन बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सागन। तो ये पेंटागन या हेक्सागन की तरह देखो इस तरह से ये सरफेस बन जाते हैं, फिगर बन जाता है इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं साल्ट फ्लैट। ये नेचुरल लैंडस्केप है, मतलब अपने आप बनता है ये, और साल्ट से कवर होता है लार्ज एरिया, फ्लैट एरिया होता है इस तरह से जो आप देख रहे हो फ्लैट एरिया, इसी को बोलते हैं साल्ट फ्लैट। वर्ल्ड के मोस्ट जो वेल नोन है उनमें से एक साल्ट फ्लैट है सालर डी यूनी। ये कहाँ पे? बोलीविया में। देखो ये आपको जरूर याद रखना है, बोलीविया कहाँ पे? इधर देखो, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है बोलीविया, यहाँ पे है ये प्लेस सालर डी यूनी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा लिथियम रिजर्व है यहाँ पे, लिथियम रिजर्व। लिथियम आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? लिथियम बैटरी बनाने के लिए, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे उसको स्टोरेज करने के लिए लिथियम की जरूरत है, क्योंकि बैटरी बनाने के लिए जो आपके फोन में बैटरी है वो भी लिथियम से बनी हुई है, कंप्यूटर में बैटरी लैपटॉप में यूज होती है, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गाड़ी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह, उनमें सब में लिथियम बैटरी यूज होती है। तो लिथियम रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और साल्ट फ्लैट भी यहाँ पे पाया जाता है सालर डी यूनी में। तो मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए आपको। साल्ट फ्लैट है जो, ये नेचुरल वाटर बॉडी है जिसमें रिचार्ज रेट लोअर देन होता है एवोपरेशन रेट से, यानी कि यहाँ पे जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो ज्यादा होता है। अब जब पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होगा, मान लो पानी इवेपोरेट हो गया, तो पानी में जो साल्ट था, नमक की मात्रा थी, अर्थ पे ही रह जाता है, वो मिट्टी पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये साल्ट फ्लैट बन जाते हैं। और देखो ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो ड्रिंक करने के लिए भी सेफली नहीं होता, साल्टी वाटर हो जाता है थोड़ा, क्योंकि नमक अंदर तक चला जाता है सॉइल सरफेस में। तो किस तरह से सेफ बनती हैं ये? रिसर्चर ने कुछ हाइपोथेसिस दी है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक तरह से मिथ्या, इमेजिनेशन। ऐसा मानते हैं रिसर्चर कि जो साल्ट सरफेस है, ये सरफेस पे साल्ट जमा हो जाता है, किसकी वजह से? जैसे मान लो पानी में साल्ट है, वो जमा हो गया, पानी यहाँ से इवेपोरेट हो गया, साल्ट नीचे रह गया। ये नीचे सॉइल में भी, जो नीचे सॉइल की परत होती है, रिज होती हैं, उनमें भी ये पेनिट्रेट कर जाता है डीपली। और फिर ये अगर मान लो कैपिलरी एक्शन होता है, एक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे मान लो बहुत ज्यादा धूप पड़े वहां पे पानी नहीं रहे, तो पहले ही जो सरफेस पे पानी था वो एवोपरेट हो गया, वाष्पित हो गया, और जो साल्ट था वो नीचे अर्थ में, सॉइल में, परत में जमा हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा धूप पड़ती रहे तो क्या होता है? कैपिलरी एक्शन हो जाता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि नीचे जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे, और साल्ट भी ऊपर आ जाता है, तो इसकी वजह से साल्ट सरफेस ये बन जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं साल्ट फ्लैट। नेक्स्ट टॉपिक है के सेव्ड इकोनॉमिक रिकवरी। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के सेव्ड इकोनॉमी रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो कोविड-19 के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने ये कहा, अर्थशास्त्री है जो, उन्होंने ये कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो के सेव्ड रिकवरी हो रही है, के सेव्ड रिकवरी।
रिकवरी का मतलब तो जानते हो कि एक बार मान लो कोई चीज खराब होगी, दोबारा से रिकवर कर रही है, सही हो रही है, तो इकोनॉमी दोबारा से रिकवर कर रही है, लेकिन के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी हो रही है। लेकिन जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंता नागेश्वरन, इन्होंने कहा कि नहीं, जो इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी है वो के शेप्ड नहीं है, क्योंकि अर्बन और रूरल एरिया ये दोनों रिकवर कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट स्पेस से रिकवर कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद इंडिया की जो अर्बन और रूरल एरिया है वो डिफरेंट ग्रोथ रेट ये विटनेस कर रहे हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें हो रही है, और जो अर्बन रिकवरी है वो फास्टर हो रही है रूरल रिकवरी से, ऐसा बोला इन इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये है क्या है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। देखो हम सारी जान लेंगे, बहुत सारी है, के शेप भी होती है, एल शेप होती है, वी शेप होती है, यू शेप होती है, तो ये सारी जानेंगे हम इसमें। ये देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो आप के शेप्ड जानते हैं पहले। देखो ये वाई एक्सिस है, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ये देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखो पहले कोविड-19 से पहले इस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, जो देखो ये येलो वाला दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा ऑरेंज वाला, ये रूरल के लिए ग्राफ, ये लाइन रूरल के लिए, और जो ये थोड़ा स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन, ये अर्बन के लिए। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की रिकवरी, शहरी क्षेत्र को बोलते हैं अर्बन, और रूरल को मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसे मिटा लेता हूं। ये जो है, ये देखो ये कोविड-19 से पहले ये रूरल और अर्बन दोनों ग्रोथ कर रहे थे, इस तरह जा रही है, यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन कोविड-19 के दौरान, जब कोविड-19 आया था 2020 में, तो रिकवरी जो नीचे फॉल कर गई, स्लो डाउन हो गई इकोनॉमी। लेकिन कोविड-19 के बाद फिर रिकवरी हो रही है। देखो रिकवरी हो रही है, इस तरफ जा रहा है, एक ये अर्बन का है, अर्बन एरिया का रिकवरी है, और ये जो इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, ये रूरल एरिया का। यानी कि देखो के सा बन गया ना, ये के इस तरह के बन गया। दूसरा पेन ले लेता हूं, ये देखो यहां पे ये इस तरह से अर्बन का ऊपर जा रहा है ग्राफ और रूरल का नीचे जा रहा है, तो ये के सा बन गया ना, इसी को बोलते हैं के शेप रिकवरी। यानी कि कैसे डिफाइन करोगे आप, इसमें क्या होता है कि अर्बन और रूरल, अर्बन जो अर्बन एरिया में रिकवरी है वो रिकवरी हो रही होती है फास्ट फेज से, मतलब फास्ट पेस से, लेकिन जो रूरल एरिया है वो अभी भी डिक्लाइन कर रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। यानी कि आफ्टर द स्लो डाउन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी रिकवर फास्टली बट रूरल इकोनॉमी डिक्लाइंस, तो उसी को बोलेंगे के शेप्ड रिकवरी। ये किसने दी थी के शेप्ड रिकवरी की टर्म, ये देखो यूएस अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट पीटर एटवाटर इनका नाम है, इन्होंने ये के शेप्ड रिकवरी की टर्म दी थी, रिकवरी की टर्म। तो ये इनइक्वालिटी को शो करती है, असमानता को, क्योंकि देखो असमानता ही तो है, अर्बन जो एरिया है वहां पे रिकवरी हो रही है, लेकिन जो रूरल एरिया वहां पे अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये है के शेप्ड रिकवरी। अब जानते हैं और टाइप की इकोनॉमिक रिकवरी कैसी होती है। एक देखो वी शेप होती है। वी शेप होता है कि देखो जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था वो बहुत तेजी से हुआ, नीचे आ गया, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी भी बहुत फास्ट तरीके से हो गई, तो ये होगा वी शेप। यानी कि स्लो डाउन भी फास्ट हुआ और रिकवरी भी फास्ट हो गई 2-3 महीने के अंदर अंदर। फिर होता है एक यू शेप, इकोनॉमिक रिकवरी देखो फास्टली हुई, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन फास्टली हुआ, लेकिन जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो पहले जो रिकवरी थोड़ा स्लो पेस से हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया स्पेस, जो स्पेस बोल रहा हूँ, स्पेस नहीं, यानी कि जो रिकवरी की जो टाइम पीरियड है पहले थोड़ा स्लो डाउन हुआ, फिर स्लो डाउन के बाद थोड़ा रिकवरी मतलब फ्लैट हो गई, फिर रिकवरी करना स्टार्ट हो गया, इसे बोलते हैं यू शेप। यानी कि ये लॉन्गर टर्म लगता है इसमें रिकवर होने में। फिर एक है डब्ल्यू शेप, इसे मैं इरेज कर लेता हूं पहले। डब्ल्यू शेप जो ये देख रहे हो, डब्ल्यू शेप, ये वाली शेप डब्ल्यू शेप, पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, फिर रिकवरी हुई थोड़े पीरियड के लिए, कम पीरियड के लिए, फिर स्लो डाउन हो गया शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर इकोनॉमिक रिकवरी होती चली गई लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये है
इसमें मल्टीपल वेव बनती है डब्ल्यू रिकवरी में। फिर होती है एक एल शेप, ये जो देख रहे हो ये एल शेप, ये वाली। इसमें क्या होता है, पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सस्टेन करी इकोनॉमी, सस्टेन करने के बाद धीरे 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 बहुत ही स्लो पेस में इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट हुई, बहुत ही स्लो पेस में। स्लो, या तो इकोनॉमी रिकवर बहुत स्लो पेस में कर रही है या कर ही नहीं रही है, बिल्कुल नो रिकवरी हो रही है, तो उसको बोलते हैं एल शेप रिकवरी। तो ये आप सारे जान गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फंड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए, इंडिया के जो वेल्थी इंडिविजुअल हैं उन्होंने अपनी जो फॉरेन रेमिटेंस सरप्लस था वो क्या है, इन्वेस्ट कर दिया और कंप्लाई किया आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग। आरबीआई के कुछ रूल्स थे दिए अगस्त 2022 में, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी, जो भी मान लो रिमिटेड है, मनी रिमिटेड है ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब विदेश में, यानी कि इंडियन रेजिडेंट है, कोई इंडिया का आदमी है और बाहर पैसा भेज रहा है, उसको बोलेंगे इंडिया ने बाहर रेमिटेंस भेजा। रेमिटेंस तो आप जानते हो, भेजी गई रकम, हिंदी में बोलते हैं भेजी गई रकम। यानी कि अगर कोई बाहर रहता है, इंडिया का कोई रिश्तेदार है, जैसे मान लो मेरा कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, अमेरिका से मुझे यहाँ पे पैसा भेजता है, तो वो हो गया मेरे लिए रेमिटेंस। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और बाहर अमेरिका में मेरा कोई दोस्त रहता है रिश्तेदार, मैं उसको पैसा भेजता हूँ, तो वो उसके लिए रेमिटेंस हो गया। तो ये रेमिटेंस यानी कि देश से बाहर पैसा भेजा होता है जो, या फिर अपने साथ हम पैसा लेके जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, समझ रहे हो, ये सब रेमिटेंस में आ जाता है। ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में है ये। तो देखो अगस्त 2022 में जो भी मनी बाहर भेजी हुई थी इंडिया के किसी रेजिडेंट ने, और वो 180 दिन से ज़्यादा यूज नहीं हुई, खाली पड़ी हुई है उनके बैंक अकाउंट में, तो दोबारा से वापस आ जाएगी इंडिया में। ऐसा रूल्स बनाया था आरबीआई ने 2022 में अगस्त में। लेकिन अभी जो ये इंडियंस थे उन्होंने इस रूल्स को कंप्लाई किया, मान लिया, इस वजह से न्यूज में है ये स्कीम। तो क्या है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम और कब लॉन्च की थी और क्या क्या इसमें है और इसके टर्म कंडीशन, वो सारी जानेंगे हम। देखो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कोई भी इंडिविजुअल बाहर, इंडिया से बाहर, देखो बिजनेस जो कॉर्पोरेशन होती है, बिजनेस होती है, कंपनी होती है, उन सबको छोड़ दो, जो आम इंडिविजुअल है, नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल है, उनकी बात कर रहे हैं हम, आम आदमी, तो वो इंडिविजुअल बाहर एक साल में मैक्सिमम $2.5 लाख भेज सकता है। कितना? 2.5 लाख, $2,50,000 भेज सकता है एक साल में, लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो ट्रैवल करने के जाए, यानी कि घूमने के लिए जाए, तब भी 2.5 लाख से ज़्यादा एक साल में अपने साथ पैसा नहीं लेके जा सकता। यानी कि जैसे इंडियन रुपीज़ लेके जाएगा तो फिर उसको कन्वर्ट करा लेगा, जैसे मान लो कहीं पे भी जा रहा है उसकी करेंसी में कन्वर्ट करा लेगा, लेकिन वो डॉलर में नापा जाएगा कि $2.5 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो घूमने जा रहा है, चाहे इलाज कराने जा रहा है, कोई मेडिसिन हॉस्पिटल में जा रहा है इलाज कराने के लिए, या एजुकेशन करने जा रहा है मतलब पढ़ने के लिए, एक साल में $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेके जाएगा वो बाहर से पैसा, मनी। तो इसका टारगेट क्या था? टारगेट यही था कि जो रिमिटिंग मनी के इंडिया से बाहर जो पैसा भेजा जाता है उसके रूल्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, और जो इंडियन इंडिविजुअल बाहर इन्वेस्ट भी करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर किसी कंपनी का शेयर बॉन्ड खरीदते हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए थे इसमें। परमिसिबल ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, गिफ्टिंग के लिए, किसी को गिफ्ट देना हो, या शेयर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, तो इसकी लिमिट लगाई थी स्कीम के जरिए। नॉन परमिसिबल ट्रांजैक्शन क्या है? किसमें हम नहीं मनी इन्वेस्ट कर सकते? देखो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए, जैसे लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी तो आप जानते होंगे, लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए हम पैसा यूज नहीं कर सकते इस स्कीम के अंदर। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, ये देखो किसी कॉर्पोरेशन, जो कंपनियां होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट होती है, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्कीम लागू नहीं है, इनके लिए लागू नहीं है, सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए लागू है, कॉमन पीपल के लिए। बेनिफिट क्या होता है इससे? बेनिफिट यही होता है कि इंडिविजुअल अपनी एसेट्स को, संपत्ति को, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता है अलग अलग एरियाज में, और फाइनेंस कर सकता है, फॉरेन एजुकेशन या ट्रैवल कर सकता है। इशू क्या है इससे? परेशानी क्या है इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से?
क्या परेशानी थी जो लाई गई थी? देखो परेशानी ये है कि कोई भी कंट्री से हमारा फॉरेक्स रिजर्व लेके जाता है, जब भी जाता है, जब भी मान लो इंडिया से बाहर जाएगा तो वो मनी लेके जाएगा, रुपया, और जाके मान लो एयरपोर्ट पे जाएगा, वहां पे ऑफिस बने हो, डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, तो हमारे इंडिया से तो डॉलर लेके चला गया ना वो, और डॉलर लेके जाएगा बाहर, खर्च करके आएगा वो, तो हमारे इंडिया से तो फॉरेक्स रिजर्व तो जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर भी उसमें आता है, तो डॉलर जा रहा है, तो ये परेशानी थी। तो गवर्नमेंट अभी प्लान बना रही है कि 2024 तक, गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि 2024 तक जो ये इस स्कीम के अंदर पैसा लेके जाता है कोई भी घूमने के लिए कैसे भी, तो उस पर 20% का टैक्स लगाया जाए फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन पे। तो ये प्लान बना रही है अभी। नेक्स्ट टॉपिक है फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। देखो अभी क्या देखा, एक स्टडी हुई, उसमें देखा ओशियन के सरफेस पे बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा हो गया है। ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, जो फाइटोप्लैंक्टन है एक एल्गी होती है, ये देखो इस तरह की, ये देखी होगी आपने, पानी पे जम जाती है, अपनी लोकल भाषा में काई बोलते हैं, काई हरी हरी सी होती है, ग्रीन ग्रीन सी, पानी पे जम जाती है, देखा होगा आपने। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है या माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है मेरीन एनिमल्स को, फिश मरती जा रही हैं, वेल्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि फिश और वेल्स इनको खाती हैं, और लेकिन खाती तो हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल है ना, वो ऑक्सीजन भी तो लेते हैं ओशियन से, ओशियन के पानी से फिश वगैरह ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है फाइटोप्लैंक्टन, तो ये ऑक्सीजन की कमी कर देती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं। डेड जोन का मतलब है वहां पे कुछ चीज होगी नहीं, ना मछली होगी, ना कोई घास होगी, ना कुछ भी होगा, उसी को डेड जोन बोलते हैं, जहां पे कोई लाइफ ना हो, ऐसा एरिया जहां पे कोई लाइफ ना हो, जीवन ना हो, उसे बोलते हैं डेड जोन। एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है इसके बारे में मेंस में, डेड जोन क्या होते हैं। तो लैंड पे भी हो सकते हैं या ओशन में भी हो सकते हैं, जहां पे ऑक्सीजन ना हो, कोई जहां पे जीवन ही संभव ना हो, डेड जोन। तो इसकी वजह से फूड चेन, फिशरीज सेक्टर प्रभावित हो सकता है अगर ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन ओशन के पानी पे बढ़ेगा। तो रीजन क्या है, कारण क्या है जो फाइटोप्लैंक्टन इतना बढ़ रहा है ओशन के पानी पे, सरफेस पे, समुद्र के सरफेस पे? कारण यह है, देखो क्लाइमेट चेंज, आपको पता है अर्थ का सरफेस टेम्परेचर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समुद्र के जो सरफेस का टेम्परेचर है, तापमान, वो भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट की वजह से। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो ओशन का जो सर्कुलेशन है, ओशन का पानी घूमता रहता है, ओशन करंट जो घूमते रहते हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट, आपने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में। तो ये जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग करने का तरीका अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की, जो यहाँ पे ओशन में न्यूट्रिएंट्स कहीं पे ज्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं पे कम हो रहे हैं। और देखो जो फाइटोप्लैंक्टन है क्यों होते हैं ज्यादा, ये देखो यूट्रोफिकेशन की वजह से भी होते हैं। यूट्रोफिकेशन एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन है कि जब एग्रीकल्चर करते हैं, किसान खेती करते हैं, तो फर्टिलाइजर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं खेत में, यानी कि खाद डालते हैं। जब खाद डालते हैं तो उसमें से क्या है, खाद में से जो फॉस्फेट और नाइट्रेट निकल के, जैसे खाद डालते हैं, खेत में पानी लगाया, तो वो पानी मान लो बहता हुआ चला गया नदी में, और नदी आई समुद्र में, रिवर समुद्र में आई, ओशन में, तो वो अपने साथ ये फास्फोट और नाइट्रेट लेके आई, और फास्फोट नाइट्रेट की मात्रा जब बढ़ जाएगी ज्यादा, तो इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यूट्रोफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। क्या बोलते हैं? सुपोषण, यानी कि न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाना। और जब न्यूट्रिएंट की मात्रा, ये फॉस्फोट और नाइट्रेट पोषक तत्व हैं, जब ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनकी वजह से एल्गी ज्यादा बढ़ जाती है, एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। और जब एल्गी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या होगा, ओशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा घेर लेगा, और ऑक्सीजन की कमी तो हो जाएगी। अगर मान लो पानी के ऊपर एल्गी जम जाए, तो सनलाइट भी तो नीचे नहीं जा पाएगी ना, सनलाइट नहीं जा पाएगी, बहुत सारे जीव मर जाएंगे, बहुत सारे क्या है, जो घास वगैरह उगती है, वीड उगती है, वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वीड्स हैं, कुछ ऐसे घास वगैरह, ग्रास, जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होती हैं, तो उनकी कमी हो जाएगी, तो बहुत सारा नुकसान होगा इससे। तो ये यूट्रोफिकेशन है, ये भी पता होना चाहिए आपको, किसकी वजह से होता है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर डालते हैं, वो बह के आ जाता है समुद्र में, उनके साथ फॉस्फेट नाइट्रोजन आता है, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ जाती है, एल्गी की मात्रा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ये प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, हिंदी में सुपोषण। कुछ रिलेटेड न्यूज है,
WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हॉटेस्ट ईयर अब तक नेक्स्ट 3 ईयर में होगा, जिसमें जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी जो लिमिट है वो ब्रीच हो जाएगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसने ये कहा है कि जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन चल रहा है, अब चलेगा, आने वाला है, जो एल नीनो क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है इनसो, इसके बारे में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है डिटेल में, वहां पे आप देख सकते हो। तो ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि 2026 जो आएगा वो अब तक का वार्मेस्ट ईयर होगा, सबसे गर्म ईयर होगा, और ये एल नीनो की वजह से भी होगा। एल नीनो की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कर किया जाएगा 2026 में, और जिसकी वजह से और ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे, और ज़्यादा नुकसान होगा ओशन के जो भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनको, यानी कि ओशन इकोसिस्टम को नुकसान होगा उससे। तो यही टॉपिक थे आज के।